तो कोश्यारी का पैगाम क्या ध्यान देगी धामी सरकार? सलाह बड़ी है, लेकिन कोश्यारी की सलाह पर धामी सरकार गौर फरमाएगी, यह जिक्र क्यों किया जा रहा है? मसला सीधे तौर पर भू कानून को लेकर एक नई सलाह से जुड़ा है। भूमि बंदोबस्त। धामी सरकार भू कानून को लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहे और उत्तराखंड को बहुत करीब से समझने वाले भगत सिंह कोश्यारी धामी सरकार को सलाह दे रहे हैं। सलाह यह कि भूमि कानून से पहले भूमि बंदोबस्त यह बहुत जरूरी है। लेकिन क्या यह इतना आसान हो पाएगा? और क्या वाकई में भू कानून को लेकर जो तस्वीर, जो खाका खींचने की तैयारी धामी सरकार कर रही है, वो भी क्या इतना आसान है जैसा दिख रहा है? यह जिक्र और यह फिक्र क्यों? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कोश्यारी का पैगाम सिर्फ सियासी नहीं है, उत्तराखंड की सूरत और सीरत को बदलने वाला भी है। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राज्य में सशक्त भू कानून की मांग जोर पकड़ने लगी है, जिसमें राज्य के भीतर लोग पड़ोसी राज्य हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून चाहते हैं। लेकिन राज्य को समझने वाले लोगों की बात करें तो उन्होंने वो कानून से पहले भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। उत्तराखंड राज्य की नब्ज को जानने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी राज्य में भूमि बंदोबस्त करने पर जोर दिया है। राज्य में जितनी जरूरत भू कानून की है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत अब भूमि बंदोबस्त की है, क्योंकि 1962 के बाद से अभी तक राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हो पाया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने तत्कालीन सरकार के समय इस भूमि बंदोबस्त को लेकर कार्य जरूर किया था, लेकिन धरातल पर नहीं उतार पाए थे। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस के समय चकबंदी या भू कानून के लिए अपनी सरकार में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने सर्वे भी किया था, लेकिन सरकार उस पर अंतिम फैसला नहीं ले पाई थी। इसलिए आज जरूरत है कि राज्य में भू कानून बनाने से पहले भूमि बंदोबस्त किया जाए। ऐसे में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी का बयान नई सियासी बहस को जन्म दे रहा है। देखिए, इन दिनों उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से भू कानून के बारे में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं। भू कानून खंडूरी जी ने अपने समय में एक बड़ा आदर्श कानून बनाया था। संभवतः उसमें कुछ बदलाव हुआ है। आगे समय आने पर मुझे लगता है कि सरकार ठीक करेगी। लेकिन मैं आज आपसे जो विनती कर रहा हूं वो ये कि उत्तराखंड के अंदर यूपी में जब हम थे 1962-64 में बंदोबस्त हुआ, लैंड सेटलमेंट हुआ, उसके बाद कभी लैंड सेटलमेंट ही नहीं हुआ। तो वहीं भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर उनके राजनीतिक शिष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार भू कानून और बंदोबस्त दोनों पहलू पर विचार कर रही है। जनता के लिए जो बेहतर होगा उसको लागू किया जाएगा। अभी जो भी उत्तराखंड राज्य के लिए जरूरी है, चाहे बंदोबस्त हो या भूमि कानून, सभी पर विचार कर रहे हैं। भूमि बंदोबस्त को लेकर सरकार भले कोई निर्णय न ले पाई हो, लेकिन विपक्षी दल सरकार पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि राज्य के लिए सरकार जरूरी है कि वो भू कानून और भूमि बंदोबस्त पर निर्णय ले, ताकि राज्यवासियों की जमीनों को बाहरी राज्यों के लोगों से बचाया जा सके। के भूमिका में इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी दिखाई पड़ रहे हैं। कभी त्रिवेंद्र रावत जी मुखर होकर धामी सरकार की खामियां निकालते दिखाई पड़ते हैं, कभी निशंक जी तो कभी तीरथ रावत जी। लेकिन अब तो उनके गुरु कहे जाने वाले कोश्यारी जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने खंडूरी जी के भू कानून की तारीफ की है और कहा है कि वो बेहतरीन कानून था और बंदोबस्ती की जानी चाहिए। भू बंदोबस्ती बहुत ज़रूरी है, जो कि धामी जी अपने 3 साल में भी नहीं कर पाए हैं।
और उसके अलावा उन्होंने बाहरी शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रदेश एक पर्यटन प्रधान प्रदेश है, टूरिज्म प्रदेश है और हमारा रेवेन्यू बहुत बड़े संख्या में वहाँ से आता है, व्यापक स्तर पर टूरिज्म से आता है। तो ऐसे में बाहरी शब्द का प्रयोग करना तो सारे जितने टूरिस्ट हैं उन लोगों के लिए आपत्तिजनक हो सकता है। तो भू कानून से पहले भूमि बंदोबस्त को लेकर छिड़ी नई सियासी बहस का अंजाम क्या होगा ये तो मालूम नहीं, मगर इतना जरूर है कि अपने अनुभवों के लिहाज से कोश्यारी ने जो बात कही है उसे धामी सरकार नजरअंदाज करेगी लगता तो मुश्किल है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो बेहद गंभीर मसला है उत्तराखंड के संदर्भ में अगर समझे तो भू कानून, भूमि बंदोबस्त, चकबंदी, ये तमाम ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में आज जो हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। मनमोहन भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजेश्वरी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। गरिमा दसोनी हमारे साथ हैं जो कि पार्टी का मुख्य चेहरा है, प्रवक्ता का कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मनमोहन जी, बहुत लंबे अरसे से आप उत्तराखंड को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, और जो कोश्यारी साहब कह रहे हैं उसके मायने क्या है, पहले जरा ये समझाइए। देखिए चावला साहब, सबसे पहली बात तो यह है कि भगत सिंह कोश्यारी जब बोलते हैं तो उस बात का बहुत गहरा मतलब होता है, ये आपने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है। और किसी की भी सरकार हो, बीजेपी में खास तौर पर, उसे कोश्यारी साहब की बात सुननी पड़ती है। इस तरीके का एक आकलन बहुत स्वतंत्र रूप से किया जाता है। कोश्यारी जी ने एक बात बोली कि खंडूड़ी साहब का जो भू कानून था वो सबसे मजबूत कानून था। और ये एक राजनीतिक बात समझ लीजिए कि अगर बीजेपी के भीतर दो मजबूत गुट लंबे समय से थे तो उसमें एक कोश्यारी साहब का गुट था और दूसरा खंडूड़ी जी का गुट था। और पहली बार संभवतः खंडूड़ी जी की तारीफ भगत सिंह कोश्यारी ने की है। उसके बाद की परिस्थितियां शायद बिगड़ते हुए उन्होंने देखी। सबसे पहले इस कानून को लचीला किया था विजय बहुगुणा ने, और उसके बाद इस कानून को और ज्यादा लचीला किया त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने। अब पुष्कर सिंह धामी की सरकार पर एक दबाव है, भू कानून के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। भूमि बंदोबस्त तो हम सारे लोग जानते हैं कि वो हुआ ही नहीं। और जिस समय अपने हरीश रावत साहब की सरकार थी, उन्होंने चकबंदी को लेकर कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन कांग्रेस को उसके बाद मौका मिल नहीं पाया काम करने का। इसलिए चकबंदी वाली बात जो हरीश रावत साहब कर रहे थे, नहीं, वो भी तो क्रेडिट वाला मसला था ना, हरक सिंह रावत और फिर दूसरी तरफ हरीश रावत। नहीं, चाहे किसी का भी था, लेकिन जो मुखिया होता है क्रेडिट तो उसको जाता ही है। तो हरीश रावत को शुरुआत तो उन्होंने करी, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए। चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। अब ये एक बड़ी जिम्मेदारी पुष्कर सिंह धामी के कंधे पर है, क्योंकि उन्होंने भू कानून को लेकर कदम आगे बढ़ाया था। उन्होंने कुछ सीलिंग लगाई थी, कुछ उन्होंने रोक भी लगाई थी, एक कमेटी का भी उन्होंने गठन किया था। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि कमेटी का गठन किया और जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई। तो ऐसे समय में ये भगत सिंह कोश्यारी को मालूम होगा निश्चित रूप से कि वो जो कमेटी है वो कोई ना कोई फैसला करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। ऐसे समय में भगत सिंह कोश्यारी ने ये सवाल उठाया है और उन्होंने बाहरी शब्द पर विशेष रूप से बल दिया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो स्थायी निवासी का जो मुद्दा है उत्तराखंड में, वो लगभग सेटल कर दिया गया है। दोनों सरकारों की तरफ से, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो चाहे बीजेपी का, कि जो 15 वर्ष का जिसका भी जो 15 वर्ष से उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है, इसलिए उसे बाहरी नहीं कहा जा सकता, भले ही वो पर्यटन के क्षेत्र में बात कही गई हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगत सिंह कोश्यारी ने ऐसे समय में ये बात कही है जिस समय सरकार कुछ आगे बढ़ सकती थी, और भगत सिंह कोश्यारी शायद कुछ इनपुट उनके पास रहा होगा, क्योंकि भगत सिंह कोश्यारी और हरीश रावत उत्तराखंड के ये दो नेता ऐसे हैं जो लगातार मूवमेंट करते हैं। बिल्कुल ग्राउंड जीरो के नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ग्राउंड जीरो के नेता है, चाहे भगत सिंह कोश्यारी हो या फिर हरीश रावत हो, दोनों उत्तराखंड को पहाड़ से लेकर मैदान तक बाखूबी समझते और जानते हैं। राजेश्वर जी, जो बात भट्ट जी कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं आप, और जो कोश्यारी साहब सलाह दे रहे हैं आपको, इसके मायने क्या निकाले जाए? वो कह रहे खंडूरी जी वाला भू कानून ज्यादा अच्छा था। देखिए, वो कोश्यारी जी के अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, खंडूरी जी वाला अच्छा बोले, आने वाला अच्छा बोले, कोश्यारी जी का।
हाँ, व्यक्तिगत मत ही होता है जो आप पार्टी के फोरम से तो आप बोल नहीं रहे। आप अच्छा। अपने व्यक्तिगत मत आपने व्यक्त किया है कि ये उनका कानून अच्छा था, तो मान लिया गया। कोई पार्टी नहीं ने कोई नहीं 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 statement- नहीं, कोश्यारी जी का भी व्यक्तिगत मत बोलेगी बीजेपी, फिर तो बात सिक्के का अलग पहलू निकल आएगा साहब। देखिए आप चावला जी, जब भी भगत या सिंह तो कोश्यारी पार्टी के लिए सिर्फ पार्टी फोरम पार्टी से आपके सबसे बड़े उत्तराखंड के चेहरों में से एक चेहरे ही नहीं है, वो धामी जी के भी गुरु माने जाते हैं। आप कह रहे हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत मत है। हमेशा पार्टी की तरफ से पार्टी का ही, चाहे पार्टी के अध्यक्ष बोले, चाहे पार्टी का जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है वो बोलता है। जब पार्टी की तरफ से बोला जाता है तो पार्टी की तरफ से उसी को व्यक्तिगत। अच्छा, ये उनका स्टैंड, आप ये उनका स्टैंड है। और सुन तो लीजिए पूरी बात, आप एक स्टैंड की बात ही मत पूछ कीजिए, लीजिए सिर्फ पार्टी का व्यक्तिगत मत क्या है, और पार्टी सुन तो पार्टी का मत क्या है, राजेश्वर जी बता दें। राजेश्वर जी, एक मिनट, आपने एक कहा मिनट, कि आगे हमारा सुनिए। स्टैंड नहीं है, तो आप नहीं, ये नहीं, बताइए हमारा आपका क्या स्टैंड नहीं स्टैंड है है। जो कोश्यारी जी बोल रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए, आप पूरी अपना बात मत बता सुनिए। दीजिए। आप चावला साहब पूरी बात सुनेगा। तो उनका व्यक्तिगत मत है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे सम्मानित कहा जा सकता है उत्तराखंड में जो नेता हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जिनका माननीय मुख्यमंत्री से लेके पूरी भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। तो उनके मत का हम लोग सब लोग स्वागत करते हैं। सर आपका स्टैंड और क्या है, मैंने ये पूछा। कि हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है क्या? कि चाहे वो माननीय खंडूरी जी का मत आए, चाहे भू कानून रहा हो, चाहे हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का सबके अपने अपने परिपेक्ष है, अपने अपने परिपेक्ष नहीं, में तो लेकर के आते आपका हैं। परिपेक्ष क्या है सर? आपने कहा कि कोश्यारी जी का वक्त कुछ और था, खंडूरी जी का वक्त कुछ और था। अब कोश्यारी जी जो बात कह रहे हैं वो परिपेक्ष अलग है। नहीं, आप कहना कोश्यारी क्या जी चाह का- रहे हैं ये तो समझाइए साहब। चावला जी, कोश्यारी जी का सिर्फ एक ही बात कहने की कि श्री खंडूरी जी का ही सबसे अच्छा था। उससे पार्टी ने कोई स्टेटमेंट उसके साथ में नहीं दिया हुआ है कि सबसे अच्छा उसका था, क्योंकि कोश्यारी जी हमारे नहीं था सम्मानित नेता हैं। सर, जो नहीं था। उन्होंने कहा, खंडूरी जी के शासनकाल उनकी में बात जो हम भू मान- कानून था वो अच्छा बिल्कुल- नहीं था। बिल्कुल अच्छा था। तो फिर वही लेकिन तो वो कह रहे सबसे हैं। अच्छे- दो बातें चीजें अलग अलग। आप दो बातों में देखिए, कंफ्यूज मुझे भी मत कीजिए कि दो बातें आप कह रहे हैं। अच्छा था। अच्छा, कि- मैं confusion बिल्कुल create कर रहा अच्छा था। बिल्कुल अच्छा था। आप कह रहे हैं कि लेकिन वो- कोश्यारी जी का अपना व्यक्तिगत मत है, तो आप अपना मत तो क्लियर करिए सर। बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी का स्टैंड ये है कि जो भी बीजेपी ने, जो भी चाहे कोई भी मुख्यमंत्री रहा, जिसने जो भी भू कानून लाया, उस सब सर, वो सब भूमि बंदोबस्त की बात कर रहे हैं। अपने परिपेक्ष की बात। आपने अपने कोश्यारी जी का परिपेक्ष- बयान सुना है सर? वो भूमि बंदोबस्त की बात कर रहे हैं। भूमि और- बंदोबस्त की बात भी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। भू कानून की बात करें, भूमि बंदोबस्त की बात करें, या आप दूसरी चीज की बात करें, हम सीधी सी बात कर रहे हैं। क्या उस लाइन पे पार्टी ने कोई स्टेटमेंट दिया? क्या हमारे अच्छा, अध्यक्ष ने ओके। कोई गरिमा स्टेटमेंट जी, दिया? जो काम आप लोग नहीं कर पा रहे वो काम बैठे बैठे बीजेपी के नेता ही कर रहे हैं। नहीं, देखिए तिलक जी, चाहे वो राजेश्वर पैनोली हो, चाहे वो पीके अग्रवाल हो, लक्ष्मी अग्रवाल हो, कमलेश रमन हो, आरपी रसूड़ी हो, ये कुछ ऐसे सैड स्टेट हो रखी है आजकल भाजपा की। ये सब प्रवक्ता हैं, ये चैनलों में आ रहे हैं। इन लोगों को अपना ही स्टैंड नहीं पता। इनको जब थोड़ी बोरियत होने लगती है, कहते हैं चलिए कांग्रेस में बड़ी बोरियत हो रही है, टहल के भाजपा में आया जाए। फिर भाजपा में थोड़े दिन बाद बोरियत होने लगती है, कहते हैं टहल के जरा कांग्रेस में आया जाए। जरा पैनोली जी का इतिहास खंगालिए, कितने बार भाजपा कांग्रेस कर चुके हैं। ये कंफ्यूजन यहाँ चैनल पर साफ दिखाई पड़ रहा है। मैडम बंदे को कंफ्यूज पता ही हम नहीं भी है। हो जाते हैं। गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, हमें भी नहीं पता चलता ना। कल तक आप लोग कांग्रेस में होते हो, फिर बीजेपी में होते हो, कांग्रेस में आ जाते हो, है ना? हमें भी नहीं पता चलता। जिनको हम बोलते हैं भाजपाई, वो कांग्रेस ही निकलते हैं। जो कांग्रेस ही होते हैं वो भाजपाई हो जाते हैं। अभी विषय पर आइए फिर। मैं इस पूरे भू बंदोबस्ती और भू कानून के बारे में कहना चाहती हूँ कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने, बहुत धन्यवाद है उनको कि एक बड़ा टॉपिक उन्होंने आउट ऑफ द बैग निकाला, जो बिल्कुल ठंडे बस्ते में जा चुका था। अब इशारे को अगर धामी जी समझ जाएं तो बड़ी बात होगी। देखिए, बड़े बूढ़े परिवार के जो होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, वो खाना आपके सामने रख सकते हैं, मुंह के अंदर कोई नहीं डाल सकता। कोश्यारी जी ने बता दिया है धामी जी को कि भाई यूसीसी की बात बाद में करना, लैंड जिहाद और बुलडोजर वाली राजनीति बाद में करना। अगर कुछ करना है इस प्रदेश के लिए तो प्रदेश मांग रहा है भू कानून, प्रदेश मांग रहा है भू बंदोबस्ती और मूल निवास। ये जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मांग रहे हैं बहुत टाइम से उत्तराखंड के लोग, उनको एकदम अनदेखी की जा रही है।
और मैं एक बात और यहाँ पर तिलक जी कहना चाहती हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों में हमने दूसरे तरह का भ्रष्टाचार देखा था। हमने देखा था ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार, हमने देखा खनन का, शराब का भ्रष्टाचार। इस वाली सरकार में हम देख रहे हैं भूमाफियाओं का भ्रष्टाचार। कतरा कतरा रेजा रेजा भूमि हमारे हाथों से खिसक रही है। इनके हुक्मरानों के अभी समझ में नहीं आ रहा है। 24 साल पहले हमें एक पृथक पहाड़ी राज्य मिला था, लेकिन आज अगर मैं बात करूं जॉर्ज एवरेस्ट से लेकर टिहरी झील तक, तो सारे बाहरी लोग हम लोगों से सारा काम छीन चुके हैं, सारी जमीन हमारी खरीद चुके हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, जो सूत्रों से मुझे पता चली कि जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ या मसूरी की तरफ एक बड़ा काम होने जा रहा है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव पारित हो चुका है। वहां के ग्रामीणों को छल से, कपट से, जो है कौड़ियों के भाव वहां की भूमि खरीदी जा रही है, क्योंकि बड़े लोगों राजेश्वर को जी, पता चल चुका है। एक मिनट राजेश्वर जी, अपनी बात जल्दी से, जो बात गरिमा जी कह रही हैं, लेकिन मेरी बात एक समझ में भी नहीं आती। मनमोहन जी, गरिमा जी कह रहे हैं कि भाई ये सरकार वो सरकार। नारायण दत्त तिवारी एक ऐसी शख्सियत जिनकी काबिलियत और अनुभव पर किसी को संदेह तो है नहीं रहा ना कभी भी। विपक्षी भी उनको विकास पुरुष आज भी बोलेंगे, कल भी बोलते थे और आगे भी बोलेंगे। दूसरी शख्सियत, आप ही की सरकार की बात करो, विजय बोगड़ा, जिनको कानून का बाखूबी ज्ञान था। तीसरी शख्सियत जो पहाड़ के और मैदान के सबसे बड़े नेताओं में से एक हरीश रावत। इन तीनों के हाथ में सरकार रही और भू कानून को लेकर क्या नतीजा रहा? गरिमा जी, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना आपको, कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। मैं तो इवन कोश्यारी जी से पूछना चाहती हूँ कि कोश्यारी जी भी इस प्रदेश के मुखिया रहे, इन्होंने क्यों नहीं कदम आगे बढ़ाए? अब कोश्यारी जी चौथे पूर्व मुख्यमंत्री है, तिलक जी चौथे पूर्व मुख्यमंत्री है, जिन्होंने धामी जी को नसीहत देने का या सिखलाई देने का काम किया है। इससे पहले तीरथ रावत, देवेंद्र रावत मिशन के काम कर चुके हैं। और कोश्यारी जी को खंडूरी जी की तारीफ करनी पड़ रही है। खंडूरी काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है वो आईना दिखा रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं। आईना तो आप तो रोज हरीश रावत जी रोज ही आपको आईना दिखा रहे हैं, आप नहीं मान रहे। हरीश सिंह हरीश रावत जी का आईना दिखा रहे हैं, आप वो नहीं मान रहे। आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत चलिए। आप भू कानून, भू बंदोबस्त की बात करिए, सब्जेक्ट की बात कीजिए। अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो बात करिए। आप सब्जेक्ट पे बात नहीं करना चाहते, आप सब की बातें करने में ज्यादा। मनमोहन भट्ट जी, मनमोहन भट्ट जी, एक मिनट राजेश्वर, एक मिनट पे बात कीजिए। आप बाहरी की बात क्लियर है, और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है। मनमोहन जी कर रहे हैं। राजेश्वर जी, एक मिनट सर, अपने पार्टी का स्टैंड तो क्लियर करिए। राजेश्वर जी, आपको अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं क्लियर। हमारा आप एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, बाहरी नॉन बाहरी की बात हो रही है। नित्यानंद स्वामी जी को पद से क्यों हटाया गया था? किसने ये बहस छेड़ी थी? हरियाणा मूलतः क्यों हटे थे नित्यानंद स्वामी? कोश्यारी के किरदार थे ना उस वक्त। बाहरी नॉन बाहरी वाली बात हो रही है ना, तभी ये बात कर रहा हूं। ये तो हम लोग एज ए चैनल परसेप्शन बनाते हैं या विरोध। सर, ये परसेप्शन नहीं है। अगर आप अपनी पार्टी का इतिहास नहीं जानते तो फिर मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ये इतिहास नहीं है। ये क्या नित्यानंद स्वामी जी को क्यों हटाया गया था? मुझे बता दीजिए फिर। क्यों हटाया गया? नहीं, आप बताइए ना, क्यों हटाया गया था? हटाया नहीं गया था, रिजाइन करके खुद गए थे। उन्होंने एक नए नेता को, कोश्यारी जी को साथ दिए कि आप कोश्यारी जी, आप मुख्यमंत्री नहीं है। ठीक, राजेश्वर, और बकायदे तभी बहुमत से चंद महीनों के बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी और कोश्यारी जी को सौंपी। उसमें कोई ये नहीं था कि वो बोलते हरियाणा के रहने वाले। कोश्यारी जी को चुना और कोश्यारी जी बने। मनमोहन जी, ये मामला कोश्यारी जी ने क्या फंसा दिया क्या सरकार और संगठन दोनों को बयान देकर? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि फंसा दिया। मैंने कहा ना कि कोश्यारी जी के पास कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे, पहाड़ में वो लगातार घूम रहे हैं, कि उन्होंने गोल खाते की बात करी। उन्होंने अपने जो उनका बयान है, अगर पूरा 4-5 मिनट का बयान आप सुनेंगे तो उन्होंने गोल खाते की बात करी। वो एक कॉमन प्रॉब्लम है पहाड़ के एक आम आदमी की, क्योंकि अगर हमारे दादा के नाम पर कोई जमीन रही होगी, उनके बच्चे रहे होंगे, अब हम हैं, तो वो खातों में सभी का नाम चल रहा है। वो लैंड सेटलमेंट की बात कर रहे हैं कि किसी का खेत ऊपर है, किसी का खेत नीचे है, तो लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ है। तो कोश्यारी जी ने ये कहा है कि हम जो भू कानून है उसकी बात तो करनी ही चाहिए, हमको पहले लैंड सेटलमेंट की बात करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोश्यारी जी ने फंसा दिया। प्रॉब्लम यह है कि अभी बीजेपी को मालूम नहीं है कि उसको क्या जवाब देना है, और कांग्रेस को भी अपना स्टैंड अभी क्लियर करना है कि ये जो लैंड सेटलमेंट की बात उन्होंने करी है, इस पर विरोध नहीं करना है या विरोध करना है,
ये अभी औपचारिक रूप से बहुत स्पष्ट नहीं है किसी की तरफ से, क्योंकि ये जो बात कही है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है उसमें ये जो लैंड सेटलमेंट है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, बीजेपी को सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा कि वो गोल खाते की जो कहानी है उसको कैसे सेटल करेंगे, क्योंकि वो जब तक नहीं होगा, उसके साथ साथ चकबंदी भी जुड़ा हुआ है, भू बंदोबस्त जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, और भू कानून पर लगातार उत्तराखंड में आंदोलन हो रहा है। हमने दिसंबर के महीने में आंदोलन देखा था, जो किसी ने प्रायोजित नहीं किया था, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, और उस आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक कमेटी बनाई थी, और उन्होंने बाकायदा एक दो कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे, औपचारिक रूप से सरकार ने उसको बाकायदा उसका कागज पत्री में वो फाइलों में चली थी वो सारी बातें। लैंड सेटलमेंट को लेकर क्या स्टैंड है आपका, गरिमा जी? देखिए, निश्चित रूप से मेरे शीर्ष नेतृत्व इस विषय में अपनी बात रखेंगे। मैंने जैसा कि कहा, रखेंगे, अभी तक आप लोगों का भी क्लियर नहीं है ना, वही तो बात मनमोहन जी कह रहे हैं कि कंफ्यूज आप लोग। इनका क्लियर आप बोलने तो दीजिए। जो 6 दिसंबर 2018 को काला दिन कहा जाता है, त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जो भू अध्यादेश इस प्रदेश के ऊपर थोपा, इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि 500 वर्ग मीटर तक भूमि बाहरी व्यक्ति यहाँ खरीद सकता था। वो था, मैडम आप मुझे खंडूरी जी के शासनकाल के भू कानून को पढ़ा रहे, मैं वो नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ आपका स्टैंड क्या है लैंड सेटलमेंट को लेकर। देखिए, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ कि दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि 500 किया था नरेंद्र तिवारी जी ने, उसको 250 किया खंडूरी जी ने, और त्रिवेंद्र जी ने जो कुठारा घाट पीठ पे सबके किया, इस पूरे उत्तराखंड के किया, वो ये था कि उन्होंने इस पूरे प्रदेश को एक तरह से बाहरी लोगों के हाथों पे गिरवी कर दिया। मनमोहन जी ये गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, गरिमा जी गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए, बात गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस समय हरीश रावत की सरकार थी, उस ऑब्जेक्टिव, राजेश्वर जी आ रहा हूं आपके पास, पहले मनमोहन जी बात रखेंगे। चावला जी, जिस समय हरीश रावत की सरकार थी उस समय भी कुमाऊं में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को स्कूल बनाने के लिए जमीन दी गई थी, उसमें भी कागज पत्री चली थी, और फाइल पर बकायदा सरकार के जो शीर्ष अधिकारी होते हैं वहां से मंजूरी मिली थी। मुख्यमंत्री उस समय हरीश रावत थे। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट को जमीन देने की बात है, बड़े उद्योगपति को जमीन देने की बात है, उसमें कोई भी पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस है और चाहे वो बीजेपी है। समय समय के हिसाब से जो विपक्ष में होगा उसको हमला करने का मौका थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ये बात बिल्कुल निश्चित है। लेकिन हरीश रावत ने भी वही काम किया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वही काम किया। अब भविष्य में वो काम होगा या नहीं होगा हमें मालूम नहीं है, उद्योग उत्तराखंड में लगेंगे या नहीं लगेंगे हमें मालूम नहीं है, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए, रिजॉर्ट बनाने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए तमाम लोग उत्तराखंड के कोने कोने में जाकर अभी आपके सामने खरीद रहे हैं। हमारे बड़े नेता तय करेंगे कि क्या नहीं देखिए, नहीं तिलक जी, बिल्कुल गलत बात है। त्रिवेंद्र रावत जी को और हरीश रावत जी की तुलना यहाँ पर मनमोहन भाई बिल्कुल गलत कर रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत ने पूरे उत्तराखंड की भूमि का लैंड यूज ही बदल दिया, उन्होंने यहाँ का भू कानून बदल दिया, एग्जाम्पल किसने सेट किया था गरिमा जी, एग्जाम्पल किसने सेट किया था, एग्जाम्पल किसने सेट किया था? और लैंड यूज पूरे प्रदेश का बदल देना आपको सेम लगता है मनमोहन भाई? अरे एग्जाम्पल तो सेट कर दिया था ना मैडम, एग्जाम्पल सेट कर दिया था ना कि ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल सेट कर दिया था कि ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल की नहीं है, आपने कागज में त्रिवेंद्र रावत जी ने अध्यादेश लाकर, हरीश रावत जी ने भी कागज में किया था मैडम, गरिमा जी हरीश रावत जी ने भी कागज में किया था, कोई रोक टोक नहीं। एक बात बताइए, हरीश रावत जी के सरकार में क्या गैरसैंण में जमीन खरीदना अलाउड था? क्या आसान था? गैरसैंण में जमीन कोई भी खरीद सकता था? नहीं, वो हमारी प्रस्तावित राजधानी थी, गैरसैंण में प्रतिबंधित था जमीन खरीदना, जबकि त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण में भी जमीन जो है ओपन फॉर ऑल कर दी। वहां सारे मंत्रियों की जमीन है आज की तारीख में, क्योंकि उनको लगता है कि आने वाली सरकारें वहां पूर्णकालिक राजधानी कभी भी बना सकती हैं, तो बीघों जमीन ले रखी है विधायकों ने। आपका स्टैंड तो अभी भी क्लियर होना चाहिए ना मैडम, लैंड सेटलमेंट को लेकर। वही तो बात मनमोहन कह रहे हैं कि भाई आपका स्टैंड भी तो क्लियर नहीं है। सुनिए, जब मेरी सरकार चकबंदी करा सकती है, मुझे आज भी याद है ऋषिकेश चकबंदी हो गई, के.एस. राणा, डॉक्टर के.एस. राणा चकबंदी के हमारे, सुनिए, चकबंदी की हमारी कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. राणा ने चकबंदी का ये सौंप दिया था। मैडम कमेटी के बाद क्या हुआ मैं वो पूछ रहा हूँ, आपने कहा चकबंदी हो गई। तिलक जी मेरी बात सुनिए, जब प्रदेश का कोई ऐसा मुद्दा होता है आपको सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। ये प्रदेश किसी की बकौती नहीं है। तो ये बात जब चकबंदी कानून लेकर आए तब आपको याद नहीं थी? चाहे वो समाज के किसी
walk तब तो of हरीश life सिंह से। रावत जी अलग जा रहे थे, हरीश रावत जी अलग जा रहे थे, और आप लोग मेरी चकबंदी की बात सुनिए। कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, अगर धामी जी को उत्तराखंड के लिए भूमि के लिए भूमि बंदोबस्ती से लेकर भू कानून तक अगर कोई फैसला लेना है तो मेरी समझ में इस प्रदेश के सारे बुद्धिजीवी वर्ग को साथ में बैठाकर एक सशक्त कानून बनाना चाहिए, जैसा नहीं, हिमाचल राजेश्वर जी, में हमें राजेश्वर हिमाचल जी, से वो भी ये सख्त कह रहे हैं कि चाहिए। भाई हिमाचल के सर्वसहमति पास से तो फैसला समय लीजिए। रहते उन्होंने भू ये कानून बना लिया, उत्तराखंड की हमारे जरूरत है, पास तो जमीन सर्वसहमति ही से नहीं फैसला बची है। लीजिए। अच्छी बात है, एक मिनट गरिमा जी, राजेश्वर जी, देखिए, आप लोगों को खुद नहीं पता करना क्या है। सर्वसम्मति से फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों की राय लेनी चाहिए, लेकिन ये मतलब नहीं कि इनकी सहमति हमारे ऊपर या सत्ता के ऊपर या किसी व्यक्तिगत एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोपी जाए। सर्वसम्मति बिल्कुल थोपी क्या जाए सर, आपके पास बहुमत है, चाहे जो चाहे वो कर लीजिए आप। आपने यूसीसी को लेकर किसी की सुनी क्या? हमारा बड़ा स्टैंड क्लियर है, 2-3 चीजों में स्टैंड गए। जो माननीय कोश्यारी जी ने कहा है भूमि बंदोबस्त होना चाहिए, इसके लिए उसी टाइम माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उसका हम पूरी कोशिश करेंगे कि भूमि बंदोबस्त हो। नंबर 1 बात तो हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है, हम भूमि बंदोबस्त करना चाहते हैं और उस करने के लिए जो भी यथोचित तरीका होगा, भू कानून से पहले लैंड सेटलमेंट होगा, भू कानून से पहले होगा, बाद में। देखिए, ये टेक्निकल चीजें, बहुत सी चीजें हैं। आपको टेक्निकलिटी में जब आप प्रैक्टिकली जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या क्या चीजें पहले हो सकती है, क्या चीजें बाद में। अच्छा, तो पहले होमवर्क नहीं किया था आपने? देखिए, हमारे नहीं होता है, जब आदमी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है तब उसको समझ में आता है। अच्छा, तो मतलब जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते तब आपको पता चलता है कि आपको करना क्या है, तब आपको प्रैक्टिकली समझ में आता है कि क्या क्या प्रैक्टिकली दिक्कतें आ रही हैं, अब उन दिक्कतों को एड्रेस कैसे करना है। बड़ी कंफ्यूजन भू कानून में विपक्ष अलग कंफ्यूज है, आप अलग कंफ्यूज है, और कह रहे हो कि भैया हम स्टैंड लेंगे, और नहीं, स्टैंड क्लियर है, स्टैंड क्लियर है। आप ये जैसा दिख रहा है मनमोहन जी, क्या इतना आसान है भू कानून को लेकर? फाइनल कमेंट आपका। आप अपना कर्म हमें पर थोपने के ऊपर, हमारा कर्म की बात नहीं है कि इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि सरकार शायद किसी दिशा में आगे बढ़ने में हिचक रही होगी, या कोई बड़ा फैसला शायद उसके पास नहीं होगा करने के लिए। इसलिए भी हो सकता है कि कोश्यारी साहब ने ये बयान दिया हो, ताकि ये जो लैंड सेटलमेंट भूमि बंदोबस्त की बात है, इसके आगे जो भू कानून की बात है वो थोड़ी ठंडी पड़ जाए। तो अब ये देखना होगा कि केंद्र सरकार, माफ कीजिए, राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके का संदेश आता है, किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि कोश्यारी जी की बात को सीधा काट देना सरकार के लिए कोई बहुत आसान नहीं होगा। उनकी बात का जवाब देना जरूर पड़ेगा, वो किस फॉर्म में होगा ये अभी मालूम नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन जी, आपने बहुत गहराई से बातों को समझाया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी और गरिमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर कोश्यारी का पैगाम सरकार देगी ध्यान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि भू कानून को लेकर और खासतौर पर जो लैंड सेटलमेंट को लेकर जिस तरह की कोशिश और कवायद सरकार करना चाहती है, क्या वो इतना आसान हो पाएगा? ये एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।